नमस्कार दोस्तों। वेलफेयर इंस्पेक्टर बिलासपुर का क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रहा था। पिछले पेपर में मैंने 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 22 क्वेश्चन नंबर 22 से आगे चलेंगे। 22 वाला क्वेश्चन है, मिनिमम वेजेस एक्ट इज नॉट अप्लाइड टू द स्टाफ। न्यूनतम वेतन अधिनियम कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। कौन से कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है? एम्प्लॉयज इन कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर of the roads, construction in buildings, etc. Employees as cook in canteen, employee in the construction or maintenance permanent way. डी में बताया है नन ऑफ द अबव। इसका हम आंसर अगर हम जाएंगे इसके अंदर की में, तो 22 का इन्होंने सी बताया है। आंसर में 22 का सी, यानी एम्प्लॉय इन कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे। मैंने इसको मैं देखा है 22 में, इसमें लगभग ये इन पे लागू नहीं होता है। तो ये काफी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि जिसपे ये लागू होता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ रोड बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ रनवे, तो एम्प्लॉयमेंट लेइंग डाउन अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायर्स, रेडियो, टेलीविजन, सैनिटरी, सब पे लगभग लगभग लागू होता है इस पे। तो मेरा इसमें पर्सनल व्यू है कि ये नन ऑफ द अबव आना चाहिए। कि कुक का भी मैंने कहीं पढ़ा था कोई कुक में, तो नन ऑफ द अबव आना चाहिए कि जनरली सब पे लागू होता है ये, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि इन्होंने सी आंसर दिया है, तो मैंने अपना व्यू बता दिया। मेरे हिसाब से तो ये इसमें नन ऑफ द अबव होना चाहिए, जो मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच रूल प्रिस्क्राइब्ड इन द रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1966 द रेलवे सर्वेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम बिकमिंग ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का मैंने बताया था कि इससे आप याद रखिए कि पंजा 5 नंबर पॉलिटिकल पार्टी से है। तो इसमें आंसर आपका मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ। उसमें रूल 5 आ जाएगा इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 23 में। If a railway servant has availed EOL, extraordinary leave, and or some period of absence is treated as dies known during previous half year, the credit shall be reduced by 110, or the period of such EOL or dies known subject to maximum days। कोई भी कर्मचारी जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले, जैसे हम आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि कोई भी छुट्टी होती है वो आपकी सभी पर्पस में काउंट होती है, लेकिन EOL एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव या एलडब्ल्यू जिसको बोलते हैं, वो आपकी क्वालिफाइंग स्टेज में काउंट नहीं होती। या फिर एब्सेंट है कोई कर्मचारी, तो मैं बता दूं ये एब्सेंट वहां एक हमेशा एक वर्डिंग आता है कि सम पीरियड ऑफ एब्सेंस इज ट्रीटेड एज डाइज नॉन। इसका मतलब क्या है? सम पीरियड सिर्फ एब्सेंस लिखा है, डाइज क्यों जोड़ा इसके साथ? मैं बता दूं कोई भी पीरियड आदमी एब्सेंट है तो वो ब्रेक इन सर्विस हो जाता है। यानी कोई आदमी अगर एब्सेंट हो गया 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी, तो पिछली जो पूरी सर्विस है वो जीरो हो जाती है। टेक्निकली हम लोग करते नहीं रेलवे में, नहीं तो काफी नुकसान हो जाएगा हम लोगों को, तो हम जनरली डीम कर लेते हैं डैश नॉन। ऐसा रूल ये है कि रिटायरमेंट के टाइम पे या तो उसी डैश नॉन ट्रीट करा लिया जाए, या रिटायरमेंट के टाइम पे जो फाइनल सेटलमेंट होता है तो जितना भी पीरियड एब्सेंट का वो सक्षम अधिकारी से डैश नॉन ट्रीट कराना चाहिए, ये नियम की बात। तो इसलिए लिखा हुआ है ईओल, या अगर कोई एब्सेंट पीरियड है जो डैश नॉन ट्रीट किया तो उस पीरियड को हम माइनस करते हैं उतना क्रेडिट। जैसे कोई आदमी 6 महीना नौकरी करता है, 180 दिन प्लस जो भी दिन है, मतलब तो 6 महीने के लिए उसको 15 दिन का एलएपी क्रेडिट मिलता है, और जितने दिन एब्सेंट होता है उतना उसको 15 दिन से माइनस करते हैं। तो हर 10 दिन पे एक माइनस करते हैं। तो मैक्सिमम लिखा हुआ है कि माइनस करेंगे अगर 110 दिन के हिसाब से, तो 180 दिन में 18 हो जाएगा, लेकिन मिलता हमको 15 है। इसलिए नियम बना हुआ है कि किसी भी कर्मचारी का 1/10 करना है, लेकिन मैक्सिमम 15 ही करना है, क्योंकि 15 ही हम देते हैं। सिमिलर इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि 1/10 था, इसी प्रकार 1/18 भी होता है। तो एलएपी का जो होता है 1/10 के हिसाब से हम कम करते हैं, माइनस करते हैं। और अगर एचएलएपी है तो उसका 1/18 करते हैं। उसमें सब्जेक्ट टू 1/18 का मैक्सिमम जो है 10 है। यहाँ मैक्सिमम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 15 डेज है। ये मैं बता दूं आपको आंसर। तो यहाँ 15 आंसर हो जाएगा, और यहाँ अगर 1/18 लिखा होता तो फिर 10 होता। हालांकि 180 दिन का अपन करते हैं एचएलएपी में, तो 1/18 करते हैं तो 10 ही होता है, उससे ज्यादा होगा नहीं। लेकिन एलएपी में बढ़ जाता, 180 दिन का करीब 18 हो जाता है। तो ये इसके हिसाब से रूल बना हुआ है, यही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन द फर्स्ट कैट हैज बीन स्टैब्लिश, प्रथम केट की स्थापना कब हुई है? इसमें ऑप्शन ए में 1/11/85, 1/11/1985, 11/11/1985, 1/5/1985 एंड 1/1/2000। तो इसमें मैंने सर्च किया है 25 नंबर कैट, ये हमारा कैट है की पॉलिसी में लेके आया था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का पार्ट है, जिसमें लिखा हुआ है ये कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन सो फार एज दे रिलेटेड टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव शैल कैम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। यहाँ 3 लिखा हुआ है ऊपर पास में, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंटमेंट। सच डेट में 3 लिखा हुआ है। 3 को हम यहाँ जाएंगे
तो 1 जुलाई 1985 वाई गजट नोटिफिकेशन GSR 527E डेटेड 1 जुलाई 85 सी गजट ऑफ इंडिया सेल। तो मेरा ये मानना है कि ये 1 जुलाई से होना चाहिए, मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। हालांकि 1 जुलाई यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है। और यहाँ इन्होंने की के अंदर जो बताया है 25 का, 25 में इन्होंने ए बताया। तो इनके हिसाब से 1/11/1985 है, मेरे हिसाब से 1 जुलाई 1985 है। ये आप अपने हिसाब से एग्जामिन करें। किसी को और डिटेल में कुछ मिलता है तो प्लीज मुझे बताया था कि मैं अपने अगले वीडियोस में इसको मैं ठीक कर दूं। मेरे हिसाब से तो 1 जुलाई 1985 होगा। और मैं बता दूं, इसको मेरे को देखने में कम से कम मुझे 2 से 3 घंटा लगा इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं कल शाम से बैठा हूँ और अभी तक सुबह की 12 बज रही है अभी। तो मुझे इसको देखने में कम से कम 3 घंटे के बाद भी मेरा जो रिजल्ट है वो 1 जुलाई 1985 है। क्वेश्चन नंबर 26। ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर फर्स्ट गेट फर्स्ट क्लास ए ड्यूटी पास। तो ये सही है। जितने भी ग्रुप सी एम्प्लॉय हैं जो 42 एंड 46 एंड अबव में होते हैं, 42 एंड अबव में, उसको फर्स्ट क्लास पास मिलता है। और गजेटेड ऑफिसर इंक्लूडिंग ग्रुप बी ग्रुप ए सबको फर्स्ट ए पास मिलता है, ड्यूटी में भी प्रिविलेज में भी। और बाकी तो मेटल पास मिलता है गजेटेड को। तो इसमें ये ट्रू हो जाएगा। ये मैं से क्वेश्चन कर देता हूँ। मेरे हिसाब से तो 1 जुलाई 1985 होगा ये। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ फिक्सिंग मिनिमम वेजेस एक्ट अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की मिनिमम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है। तो क्या क्या विधियां हैं मैं आपको बता दूं यहाँ पर। ये हमारी मेथड बताया हुआ है। Procedure for fixation or revision. In Section 5 of Minimum Wages Act 1948, two methods have been provided for fixation, revision of minimum wages. They are committee method and notification method. तो committee method और notification method जो है, इसमें दो तरह के मेथड है इसके अंदर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी, कमिटी भी, बार्गेनिंग नहीं है। विच इज नॉट द फॉलोइंग, किसमें से नहीं है बताया। तो नहीं मतलब ये दोनों सही है, ये बार्गेनिंग वाला नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर, इसमें हो जाएगा 27 का। व्हाट इज द फुल फॉर्म SLP, सभी को मालूम होना चाहिए। स्पेशल लीव पिटिशन। तो पहला ही हो जाएगा स्पेशल लीव पिटिशन। सुप्रीम लीव पिटिशन गलत हो जाएगा। स्पेशल लीगल पिटिशन भी गलत हो जाएगा। स्पेशल लर्निंग पिटिशन गलत हो जाएगा। विशेष अनुमति याचिका बोलते हैं हिंदी में, और ये इंग्लिश में बोलेगा स्पेशल लीव पिटिशन। ये याद कर लीजिए आप इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, स्पेशली WLI में काफी आता है ये। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टाफ सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी। तो स्टाफ जो SBO कमेटी है उसको DRM नोमिनेट करते हैं। उसमें कोई वेलफेयर ऑफिसर होता है हेडक्वार्टर लेवल पे। इसके बारे में आपको जब बता दूं, 29 का मैं आपको यहाँ बता देता हूँ आपको। ये मैनेजमेंट कमेटी में प्रिसाइड ओवर CPO करते हैं। और ये वेलफेयर ऑफिसर टू बी नॉमिनेटेड बाय जनरल मैनेजर हु शैल एक्ट एज सेक्रेटरी ऑफ कमेटी। एक वेलफेयर ऑफिसर होगा इसके अंदर। जनरली तो SPO IR टाइप होते हैं या डिप्टी CPO IR होते हैं। इन्होंने ये चीज नहीं लिखी, यहाँ पे CPO कर दिया है। जनरली डिप्टी CPO IR, डिप्टी CPO वेलफेयर होते हैं या SPO वेलफेयर है वहाँ होते हैं। ये CPO उन्होंने बताया, लेकिन अभी ऑप्शन में या तो ये नन ऑफ दी अबव करो या CPO करते हैं। इनमें आंसर क्वेश्चन 29 में 29 का जो आंसर बताया इन्होंने, ये डी बताया हुआ है। 29 का डी तो सही है। 29 का डी हमारा नन ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पर। ये सही हो जाएगा क्योंकि जनरली डिप्टी CPO IR या SPO, सॉरी, डिप्टी CPO वेलफेयर या SPO वेलफेयर होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ इसमें कोई भी नहीं हो जाएगा। CPO जो होते हैं वो प्रिसाइड ओवर करते हैं, जो चेयरमैन टाइप के होते हैं वो SBF के। क्वेश्चन नंबर 30 है। वेयर इज ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेलवे पर्सनल ऑफिसर्स हेल्ड। जो पर्सनल ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती है, जैसे मैकेनिकल की अलग जगह होती है, SNT की सिकंदराबाद में होती है, इंजीनियरिंग की इरिसन पुणे में होती है, पर्सनल ऑफिसर की कहाँ होती है, पर्सनल ऑफिसर की नायर में होती है, जो कि बड़ौदा में है। स्टाफ कॉलेज बड़ौदा पहले बोलते थे, अभी नायर हो गया। तो अभी इसका आंसर बी हो जाएगा। एंटीसिपेटेड वैकेंसीज फॉर नेक्स्ट मंथ आर कंसिडर फॉर नॉन सिलेक्शन पोस्ट।
गियर चयन पद के लिए अगले महीनों के लिए प्रत्याशित रिक्तियों पर विचार किया जाता है। जो एंटीसिपेटेड वैकेंसीज है, मैं पहले भी कई बार बता हुआ हूँ कि सिलेक्शन में 15 महीना होता है, नॉन सिलेक्शन में 12 महीना होता है, एक्स कैडर पोस्ट के जो होता है उसके लिए 24 महीना होता है, ट्रेड टेस्ट के लिए भी 12 महीना होता है। ये आपके बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसमें हम 12 सही कर देते हैं, 20 सही हो जाएगा। 12 महीने, ये नया रूल है। पहले किसी जमाने में 6 महीने होता था, अभी 12 महीना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32, कैन ए रिमूव्ड रेलवे एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ एसबीओ? तो कोई भी कर्मचारी रिमूव है, अंडर सस्पेंशन है, डिसमिस हो गया, या एक्स रेलवे एम्प्लॉय जो है वो एसबीओ में भाग नहीं ले सकता है। तो यहाँ 9 हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं दे दूं आपको। 29 यहाँ लिखा हुआ है 16 नंबर पॉइंट में, अदर साइलेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट और पर्सन डिसमिस रिमूव और आउटसाइडर्स कैन नॉट बी नॉमिनेटेड to the SBF committee and railway servant under suspense should not be allowed to attend the meeting of SBF। तो ये जो बातें हैं ये मैं बता दूं आपको कि इसमें सस्पेंशन वाला भी अलाउ नहीं होगा, रिमूव डिसमिस वाला नहीं होगा, आउटसाइडर्स भी अलाउ नहीं होगा, और एक्स रेलवे एम्प्लॉय जो रिटायर हो गया वो भी अलाउ नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 33, नेम ऑफ द ऑनलाइन ग्रीवेंसेस रिलेशन मशीन इन रेलवे। ये रेलवे की बात की है, सीपी ग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ई कार्मिक ग्रीवेंसेस नहीं है ये। तो ये हमारे इसमें ए आ जाएगा, निवारण। जो अभी तो मेरे ख्याल से निवारण शायद बंद है, बाद में एक मैंने देखा था 2019-20 में एक रेल निवारण नया चालू किया था लॉन्च, लेकिन वो भी ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। तो फिलहाल तो निवारण बंद है, मैंने जो पता किया उसके बारे में। लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शन है उसके साथ निवारण सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, द मिनिमम वेजेस आर फिक्स्ड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 मस्ट बी रिवाइज एट लीस्ट। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत तय की गई न्यूनतम मजदूरी को कम से कम एक बार संशोधित किया जाए। जो मिनिमम वेजेस एक्ट रिवाइज करने हैं वो ऑप्शन ए में 2 वर्ष, 2 इयर्स, ऑप्शन बी में 3 इयर्स, ऑप्शन सी में 5 इयर्स, एंड डी नो मेंशन अंडर द एक्ट, नॉट मेंशन अंडर द एक्ट आना चाहिए इसमें। तो इसका 34 का मैं आंसर आपको बता दूं, ये मैंने बताया था, अभी इसके ऊपर ही है ये जो प्रोसीजर फिक्सेशन रिवीजन का। तो रिवाइज द मिनिमम रेट एट अप्रोप्रिएट लेवल इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 इयर्स। तो हर 5 साल में इनको करना है, मैक्सिमम 5 साल। तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन 35, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सिलेक्शन बोर्ड। सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसमें मिनिमम 3 ऑफिसर होने चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं। ये नहीं होता कि मैक्सिमम 3 होने चाहिए, मिनिमम 3 है। ज्यादा कई बार होता है कि 3 फिक्स होते हैं और SC ST मेंबर नहीं होने की वजह से हम चौथे के रूप में भी शामिल कर सकते हैं। तो ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो मिनिमम 3 है। और जो सुटेबिलिटी में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सुटेबिलिटी यहाँ हमेशा वर्डिंग देखिए, सिलेक्शन बोर्ड लिखा हुआ है। अगर यहाँ सुटेबली लिखा है तो वहां सिर्फ एक ही ऑफिसर सफिशियंट है, लेकिन वहां पे भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वहां पे मिनिमम एक होना चाहिए और सिलेक्शन में 3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है, एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन आर मेंशन इन विच सेक्शन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सूचना के प्रकटीकरण से छूट सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा में उल्लिखित है? सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 9 और नन ऑफ द अबव। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप डेली यूज डे टू डे वर्किंग में भी जब हमको मना करना है किसी को इन्फॉर्मेशन देने से कि हम नहीं दे सकते, तो हमको सेक्शन बताना पड़ेगा। तो सेक्शन 8 आएगा इसके अंदर, ये सेक्शन 8 आंसर है। इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। 36, ये हमारा RTI एक्ट है, इसमें हम सेक्शन 8 में जाएंगे। ये सेक्शन 8 है। Notwithstanding anything contained in the Act, there shall be no obligation to give any citizen information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific, and economic interest of the state, relation and foreign state, and lead to the incitement of an offense. Or information which has been expressly forbidden to be published by any court, किसी कोर्ट के द्वारा मना किया हुआ, ट्रिब्यूनल के द्वारा मना किया है कि पब्लिश करना। इस तरह की कुछ ये ABCDEFGHIJK जे तक है यहाँ पर। तो टोटल ये 8 जे तक है। पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये आप सेक्शन 8 देख सकते हैं नेट पे सर्च करके। तो इसमें काफी सारी बातें इसके तहत हम मना कर सकते हैं। तो सेक्शन 8 हमारा ये हो जाएगा।
Question 37. Under Minimum Wages Act, which of the following cannot be appointed by the appropriate government by notification under the official gazette for deciding claim arising out of payment of less than the minimum rates of wages? न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे वेतन की न्यूनतम दरों से कम भुगतान से उत्पन्न होने वाले दावों पर निर्णय लेने के लिए आधिकारिक राजपत्र के तहत अधिसूचना द्वारा उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया? किसको हम नहीं कर सकते हैं? तो ये हमारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट का सेक्शन 20 होगा वो बताएगा 37 का। ये हमारा जो है सेक्शन 20 है क्लेम। इसमें देखिए लिखिए द अप्रूव्ड गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ये हमारा पहला आ जाएगा, पहला अपॉइंट एनी कमिश्नर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। दूसरा है एन ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग फंक्शन एज लेबर कमिश्नर। ये हमारा बी हो जाएगा, एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग फंक्शन एज लेबर कमिश्नर ऑफ एनी रीजन। फिर हमारा तीसरा है एनी ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर। ये हमारा तीसरा हो जाएगा, नॉट बिलो द कमिश्नर लेबर कमिश्नर। और फिर इसमें आगे बोला है इन्होंने अदर ऑफिसर विद एक्सपीरियंस एज जज। ये एक्सपीरियंस जज ऑफ ए सिविल कोर्ट और एज ए स्पाइडर एनी मजिस्ट्रेट टू बी अथॉरिटी टू हियर। तो इसमें जो मुझे लग रहा है डी वाला लग रहा है कि एनी ऑफिसर नॉट रैंक द नो लेस देन द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यही सही आंसर होना चाहिए। हालांकि बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है, इतना डीप में नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन ठीक है पूछा है तो मैं इनका बता दूं आपको आंसर। तो हमारे सेक्शन 20 में बताया हुआ है मिनिमम वेजेस एक्ट के 20 में कि किसको जो है वो अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 38। स्टाफ फैलिंग इन द कंटिन्यूअस कैटेगरी आर अलाउड आवर्स ऑफ वीकली रेस्ट। वीकली रेस्ट का मैं पहले ही बता चुका हूँ, सी और इंटेंसिव में 30 घंटे का रेस्ट होता है, ईआई में 24 घंटे विथ नाइट इन बेड होता है। सुपरवाइजर के लिए कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, तो इसमें आंसर हो जाएगा C30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 ए चाइल्ड इज वन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज। बाल श्रम निषेध एंड विनियम अधिनियम 1986 के तहत एक बच्चा हुआ जिसने काम, बच्चा जो जनरली बच्चे की डेफिनेशन है आपका चाइल्ड लेबर और अपने कई बार WC एक्ट, इसमें कई एक्ट में आता है मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट वेजेस, इन सब में जो डेफिनेशन है बच्चे की डेफिनेशन अप टू 14 ईयर होता है, 14 से ऊपर जो होता है एडोलसेंस होता है, और एडल्ट की डेफिनेशन में 18 साल से ऊपर होता है। तो यहाँ अप टू 14 ईयर्स रहेगा आपका आंसर डी। ज्वाइनिंग टाइम फॉर मोर देन 1000 किलोमीटर बस लेस देन 2000 किलोमीटर। ज्वाइनिंग टाइम का जो हमारा आंसर इसमें रहेगा 40। ज्वाइनिंग टाइम का मैंने निकाला था, ज्वाइनिंग टाइम को मिस हो गया है। इसमें 12 आंसर हमारा सही हो जाएगा, 40 इसका 12 डेज हो जाएगा ज्वाइनिंग टाइम का। तो ये इसको हम करते हैं 1000 किलोमीटर से अगर कम है तो 10 दिन है, 1000 किलोमीटर से ज्यादा और 2000 से कम है तो 12 दिन, और 2000 किलोमीटर से ज्यादा है तो फिर 15 दिन हो जाएगा, लेकिन हवाई सेवा से यात्रा की गई है तो 12 दिन, इस तरह का है। मेरे पास के शायद मिसिंग हो गया, अभी बता नहीं पा रहा आपको, तो ये आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41। रनिंग अलाउंस इज डिस्क्राइब इन विच चैप्टर। मैंने रनिंग अलाउंस के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बताया था कि चैप्टर 9 है IRM पार्ट 1 में 9 नंबर का चैप्टर रनिंग अलाउंस के ऊपर बताया गया हुआ है, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर इन केस ऑफ डेथ इज परमिसिबल फॉर मंथ। डेथ केस में कितना टाइम मिलता है, तो मैं बता दूं आपको, डेथ केस में अगर किसी कर्मचारी की फैमिली के पास अगर वहां खुद का मकान है तो 12 महीने मिलता है, और खुद का मकान नहीं है तो मैक्सिमम 24 महीना मिलता है। रिटायरमेंट के मामले में 4 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स, 4 मंथ्स जो होता है नॉर्मल रिटेंशन पीरियड रेंट में मिलता है, और प्लस 4 मंथ पहले बीमारी या एजुकेशन के हिसाब से मिलता था, अभी वो कंडीशन हटा दी। अभी सिंपल ही कोई भी कर्मचारी अगर रिटायर होता है तो 4 महीने नॉर्मल रेंट में, और बाकी प्लस 4 महीने जो है वो नॉर्मल डबल द नॉर्मल रेंट भी लगता है। सिमिलरली ट्रांसफर में भी जो कंडीशन थी रिटायरमेंट और सॉरी एजुकेशन सिकनेस वो हटा दिया। ट्रांसफर में भी अभी सिंपली 2 महीने प्लस 6 महीना, 2 मंथ जो होता है नॉर्मल रेंट में होता है, प्लस 6 मंथ होता है वो विदाउट एनी रीजन डबल रेंट होता है। उसके बाद अगर चाहिए तो एजुकेशन ग्राउंड पे, सिर्फ एजुकेशन ग्राउंड पे टिल द कम्प्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ द एम्प्लॉय, तब तक मिलेगा। ये कंडीशंस मैंने आपको सारी बता दी है।
क्वेश्चन नंबर 43, जनरल मैनेजर हैज द पावर टू ग्रांट डैश ईयर्स ऑफ हॉस्पिटल लीव टू द रेलवे सर्वेंट। तो ये मैं बता दूं आपको, जनरल मैनेजर को एक जमाने में 2019 से पहले 2019 में WRIL वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव आ गया है, जिसने हॉस्पिटल लीव और डिसेबिलिटी दोनों को रिप्लेस किया हुआ। अभी 2019 से हॉस्पिटल और डिसेबिलिटी उसको डिलीट कर दिया है। हमारा जो लीव रूल चैप्टर 5 में था, उसकी जगह नई रूल आ गई है, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। यानी कोई भी कर्मचारी अगर ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको वर्क रिलेटेड इलनेस मिलती है, जिसमें अभी काफी लिबरल कर दिया है, अप टू 6 मंथ। जितना पीरियड वो हॉस्पिटल में रहेगा उसका फुल पे मिलेगा, उसके बाद घर आने के बाद भी अप टू 6 मंथ फुल पे मिलेगा, उसके बाद हाफ हाफ पे मिलेगा 1 साल तक। और उस हाफ पे को भी वो फुल पे कर सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है, वो अपनी HLP अगर माइनस करता है तो जो बाद का 6 महीने बाद का जो 1 साल है उसमें भी वो फुल पे ले सकता है। तो ये नया जो लीव आया उसको बोलते हैं WRIL वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। ये भी खत्म हो गया, लेकिन जो पुराने जमाने जो नियम था तब अनलिमिटेड मिलता था GM को। फुल फॉर्म ऑफ HRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ए है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजरियल सिस्टम, बी सी में है ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम, एंड डी है ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें पहले का ए सही हो जाएगा, ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम। आजकल HRMS हम लोग काम कर रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसका जो फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कम्पिटिशन ऑफ पेंशन। तो ये बता दो आपको, सिंपल क्वेश्चन है कि कम्पिटिशन ऑफ पेंशन जो है मैक्सिमम 40% भी आता है, 40% मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मच मनी इज रिजर्व फॉर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू SBF के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए कितनी राशि आरक्षित है। ए में 18%, बी में 27%, सी में 22% और डी में 23%। SBF में हम जाएंगे, परसेंटेज हम जब जाएंगे हम लोग, तो यहाँ परसेंटेज मेंशन नहीं किया हुआ है। ये हमारा SBF का मास्टर सर्कुलर है जो 2019 में निकला है। इसके अंदर जो हमारा जो 800 रुपये दिखा हुआ है यहाँ पे 800 रुपये, इसको एलोकेशन 800 का डिवाइड किया है लोगों ने, और यहाँ बताया वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सेमिनार कैंप्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन का ये 28 रुपये बताया हुआ है, परसेंटेज नहीं है। अगर 28 का परसेंटेज निकालेंगे तो 3.5% निकलता है। उसके हिसाब से मुझे इसमें कोई भी नहीं आता, रुपीस या 28 रुपये था, मैं कर देता हूँ। परसेंटेज मुझे तो दिखा नहीं, अगर आप में से किसी को मिले तो बताना। मेरे हिसाब से तो 28 रुपये है। क्वेश्चन ये सब गलत हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 47, अंडर CGA द मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर अदर देन विडो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर गेटिंग ए ग्रुप सी पोस्ट। तो ग्रुप सी के लिए मिनिमम जो है 10वीं पास से, मिनिमम 10वीं पास वाला जो है एग्जाम देगा, अगर सुटेबल होगा तो आर्टिजन कैटेगरी में। पहले तो 10वीं में कमर्शियल में मिल जाता था, लेकिन आजकल कमर्शियल का एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कईयों में 12th कर दिया है, लेकिन मिनिमम अभी आर्टिजन के लिए 10वीं पास है, 3 साल की ट्रेनिंग होती है। इसमें से की में मेरे ख्याल से इन्होंने 47 का गलत बताया है, 47 का इन्होंने बी बोला है, जो कि 12th है। मेरे हिसाब से तो 10th पास ही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, टीए कम्स एंड इनकम टैक्स नेट। टीए में कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है कि ट्रेवलिंग अलाउंस है। हालांकि ट्रेवलिंग अलाउंस का ऑफिशियल नेम डेली अलाउंस है। डेली अलाउंस जो है इनकम टैक्स में नहीं आता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के बारे में बता दूं, और टीपीए की बात हो रही थी, टीपीओ जो है किसी जमाने अप टू 1600 तक माफ होता था, और हैंडीकेप्ड लोगों के लिए डबल यानी कि 3200 माफ होता था। लेकिन अभी जो नए नियम है इनकम टैक्स के 2019 से, अब वो जो 1600 का वो हटा दिया। अभी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है जो मेरी जानकारी है, और लेकिन हैंडीकेप्ड लोगों को अभी भी 3200 रुपये का जो रिलैक्सेशन मिलता है इनकम टैक्स में। तो जहां तक मेरी जानकारी, ये क्वेश्चन टीए के ऊपर था। टीए का जो है आय के दायरे किसी भी स्थिति में नहीं आना चाहिए, नॉट एनी सिचुएशन, बी आना चाहिए। 48 में इन्होंने क्या लिखा है देख लेते हैं। 48 में भी इन्होंने बी किया, सही है। इनका भी मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस ही था, डेली अलाउंस मतलब। तो ये इनकम टैक्स के में ट्रेवलिंग अलाउंस, माइलेज अलाउंस, जितने भी ट्रेवलिंग अलाउंस के अंदर जो अलाउंसेस हैं, इंक्लूडिंग माइलेज अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, सारे के सारे जो है, इवन कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, ये भी ट्रेवलिंग अलाउंस का पार्ट है। इसमें ये सब के सब इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फंक्शन ऑफ SF14 इज टू अपॉइंट इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर SF7 से हम करते हैं, प्रेजेंटिंग ऑफिसर SF8 से होता है। टू गिव चार्जशीट टू रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट, टू सस्पेंशन के लिए SF1 होता है, और डीम सस्पेंशन के लिए SF2 होता है। तो 49 को हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये 49 का मैंने वीडियो बनाया था DR के ऊपर, इसमें देख लीजिए 14 नंबर का सब चार्जशीट फॉर प्रोसीडिंग अंडर रूल
2308R2। तो ये जो 2308 है, ये हमारा रिटायरमेंट के बाद किसी को चार्जशीट देना है तो उसके लिए लागू होता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन अप्लाइड टू अंडर ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर वर्कर्स इन इंडिया। ये मैं पहले भी किसी पेपर को सोल्व करने में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा कानून भारत के असंगठित क्षेत्रों पर लागू होता है? मिनिमम वेजेस एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 86, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट। तो ये लगभग सभी पे लागू होता है। क्वेश्चन डी, इसका डी सही हो जाएगा। इसका की जरा मैं देख लेता हूँ। 50 का डी सही है, यहाँ पर 50 का डी सही से हो जाएगा। 51 में आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू लीडरशिप इज फॉल्स। लीडरशिप के नेतृत्व के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव की प्रक्रिया है, सही है ये। लीडरशिप इज गोल ओरिएंटेड, नेतृत्व का लक्ष्य उन्मुख है, लक्ष्य उन्मुख है, ये सही है ये। और लीडरशिप मस्ट है फॉलोअर्स, ठीक है। लीडरशिप इज बॉसिज्म, ये नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आंसर इसमें फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। नेतृत्व बॉस बात नहीं होना चाहिए उसमें। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ईयर डिड द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कम इनटू फोर्स। सिंपल है हमारा, 23 अप्रैल 1986 इसका आंसर आएगा। 36 आंसर आएगा, 23 अप्रैल 1936। इसका भी मैं बता दूं आपको। ये द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को बताया हुआ, यहाँ देखिए 23 अप्रैल 1936 है। ये आपको याद कर लेना चाहिए। तो इसमें यहाँ 25 है, 40, 30, 36 में आया था, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो है 1936 में आया था और ये 23 अप्रैल से। क्वेश्चन नंबर 53, स्टाफ इन एक्सक्लूडेड कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर एनडीए। इसमें ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, विद प्रायर परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डी नन ऑफ द अबव। 53 का हम जो आंसर देखेंगे, 53 का बी बताया हुआ है। बी में बताया इनकरेक्ट है, ये मुझे उनका जब जवाब भी इनकरेक्ट लग रहा है। एक्सक्लूडेड स्टाफ, जनरली एक्सक्लूडेड स्टाफ को जो है एनडीए जनरली नहीं मिलता है, जनरल, लेकिन नहीं मिलता ऐसा नहीं है। ये एक सी हो सकता है विथ, हालांकि परमिशन भी नहीं मिलेगा। परमिशन तो कोई भी दे देगा आपको, लेकिन कुछ स्पेसिफिक नियम है एक्सक्लूडेड कैटेगरी का, वो बताता हूँ। पहले मैं इसमें दिखा दूं आपको कुछ। 53, ये देखिए, ये रेलवे बोर्ड ने एनडीए के रेट्स निकाले हैं। ये लास्ट में 2016 में निकाले थे, उसके बाद तो फॉर्मूला आ गया। तो इसमें रेट्स में बताया हुआ है कि रेट्स ऑफ नेटवर्क अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1/16 फॉर इंटेंसिव कंटिन्यूस एंड एक्सक्लूडेड कैटेगरी एंड वर्कशॉप स्टाफ। तो एक्सक्लूडेड कैटेगरी में भी मिलता है, लेकिन उसके लिए बहुत रेयर केस होता है। जैसे स्टेशन मास्टर जो होता है, एसएस इंचार्ज, नाइट ड्यूटी अगर नाइट इंस्पेक्शन कर रहा है तो सिर्फ आधे घंटे देने का नियम है। कभी मैं एक, मेरे पास पूरे काफी सारे सर्कुलर नाइट ड्यूटी अलाउंस के ऊपर भी हैं, जो उस पर टाइम मिला तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। सुपरवाइजर, कई लोग जो इंस्पेक्शन में भी जाते हैं, जैसे टीआई इंस्पेक्शन में जाते हैं, तो उसके लिए बोर्ड की पॉलिसी है कि जाने, कई लोग गलतफहमी होते हैं कि घर से निकले 2 घंटे ट्रेन में बैठे, वहां इंस्पेक्शन किया आधा घंटा 1 घंटा, फिर वापस 2 घंटे बैठ के घर पे आए। तो 5 घंटे का वो नहीं है। बोर्ड ने सिर्फ बोला है कि जहाँ एक्चुअल टाइम इंस्पेक्शन का है, अपने जाने आने का, ट्रेन में जो सफर होता है उसको ड्यूटी नहीं मानते, वो जर्नी टाइम होता है, उसका टीए नहीं मिलता है, उतना ही ड्यूटी आवर्स में काउंट होता है वो। जैसे कई लोग जाते हैं तो वहाँ 8 घंटे ड्यूटी किया, जाने का 2 घंटा, आने का 2 घंटा, वो जर्नी पीरियड होता है। जर्नी पीरियड में आप ऑन ड्यूटी रहते हैं जरूर, नहीं ड्यूटी आवर्स में काउंट नहीं होता है। सिमिलरली एनडीए में भी एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ जो सुपरस्टार होते हैं, जो टीआई होते हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं या जो भी इंस्पेक्टर्स लोग हैं, या एसएस को सिर्फ आधे घंटे, जर्नी पीरियड को नहीं मिलता है सिर्फ। वो इसी मेरे पास है, जब टाइम मिलेगा तो कभी मैं आपको पॉलिसी के साथ में बात करूंगा, तो इसमें एक्सक्लूडेड कैटेगरी को भी मिलता है। बहुत रेयर केस में मिलता है, सर्टेन कंडीशन मिलता है। तो ये जो है मिलता है, ये आना चाहिए इसमें। एलिजिबल तो है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 54, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक फिजिशियन हु वर्क्स फॉर 9 आवर्स 4 आवर्स एवरी डे विल बी पेड 9,000। तो 9,000 का जो रेट था वो 2009 का रेट था। लेटेस्ट जो रेट है वो 2023 में निकले हैं, 16/2/23। मेरे ख्याल से ये पेपर जो है हमारा पुराना है, ये शायद 16/2/23, और ये पेपर मेरा ख्याल से, हाँ, 23 है, तो ठीक है। उसके बाद ही नया निकला है इन्होंने। तो ये जो पेपर आया है, ये 16/2/23 में रेट रिवाइज हुए हैं। 8 घंटे के लिए 75,000 रुपया है, और 4 घंटे के लिए 37,500 है आयुर्वेदिक होम्यो कंसल्टेंट के लिए। उसके हिसाब से ये जो आंसर हो जाएगा गलत हो जाएगा, यहाँ 37,500 हो जाएगा आंसर। सही आंसर है। ये जो रेट थे 2009 में रेट निकले थे, तब 2009 हजार रुपये मिलता था 4 घंटे का। अब ये 37,500 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 55, एज पर द रेलवे सर्विसेज लिबरलाइज रूल 1949 कैजुअल लीव कैन बी फॉलोड बाय। कैजुअल लीव जनरली किसी भी छुट्टी के साथ जुड़ती नहीं है, जनरली स्पेशल सीएल के साथ कुछ मामले में जुड़ती हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है उन्होंने बताया है वो क्वारंटाइन लीव बताया है, 55 का डी बताया है। तो मैं बता दूं ये भी क्वेश्चन गलत लगा है कि क्वारंटाइन लीव जो है ये डिलीट हो गई है रेलवे में। तो अभी इसमें जो है इसको शायद जोड़ा, जब लीव ही नहीं है तो कहाँ हम जोड़ेंगे। क्वारंटाइन लीव जो है काफी टाइम पहले इसको डिलीट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन भी मुझे तो अब गलत ही लग रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इज एग्जाम्पल ऑफ। बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986 इसका एक अधिकार उदाहरण है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन पिछले कुछ वीडियो में। प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन का एग्जाम्पल है, तो बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं देख लूँ जरा, 56 का बी बराबर है ये। जी मैं अपने पुराने वीडियो में भी इसको डिटेल में समझा चुका हूँ, तो ये अभी मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। आंसर इसका बी हो जाएगा। हाउ मेनी स्कूल चेक पास कैन बी इशूड इन ए ईयर। एक वर्ष में कितने स्कूल चेक पास जारी किए जा सकते हैं। तो जनरली इसमें रूल ये है कि 3 फुल सेट और 6 हाफ सेट। इन्होंने कहीं नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली सेट लिखना चाहिए। हाउ मेनी स्कूल चेक पासेस सेट आना चाहिए। अब कितने पास, तो 6 भी इश्यू हो सकते हैं अगर हाफ सेट लिए जाते हैं तो यहाँ सेट आना चाहिए। तो अभी इसके हिसाब से यहाँ पूरा मान लेते हैं सेट 3। अगर 6 होता तो फिर कंफ्यूजन होता कि हाफ सेट की बात कर रहा है फुल सेट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ में कुछ लिखा नहीं है, तो 3 को फुल सेट मान सकते हैं। तो यहाँ इसी के साथ मैं अपना खत्म करता हूँ। आगे अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। सब्सक्राइब से हमको भी मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।